गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनन भारद्वाज, BLS इंटरनेशनल स्कूल हिंदी टीचर। BLS इंटरनेशनल स्कूल द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम हिंदी व्याकरण कक्षा 10 समास पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने समास कक्षा 8 तक पढ़ा होगा। कक्षा 9 में ये आपके शिक्षण अध्यापन पाठ्यक्रम में नहीं था, जिसके कारण ये समास आपने नहीं पढ़ा है 9th में। तो हम यहाँ पे 10th में जो समास पढ़ रहे हैं ये वही है और बहुत आसानी होगी आपको यहाँ समझने में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ के पढ़ाऊँगा, मैं आपको गहनता से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। हमारे बोर्ड क्लासेस में जिस प्रकार का समास पूछा जाता है वो बहुत ही कठिन स्थिति में नहीं होता, लेकिन हाँ एक अच्छे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। लगभग 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक होगा। समास, देखिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मीन्स कि हम किसी भी वाक्य को छोटा जब करते हैं किसी शब्द के आधार पर, माने कि उस वाक्य का वही अर्थ निकलेगा जो कि वहाँ पे दिए हुए शब्द का होगा, उसे समास कहते हैं। ये मैंने बहुत जनरल भाषा में बताया है, लेकिन आगे जब आप बढ़ते हैं तो इसकी आपको एक डेफिनेशन, एक पारिभाषिक इसकी व्याख्या आपको आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। ये 2 शब्दों से जुड़ करके बना है सम प्लस आस, अर्थात समास। यहाँ बात करेंगे सम का अर्थ क्या है। अच्छी तरह, पास मतलब जो पास में हो। आस का अर्थ है बैठना या मिलना, अर्थात 2 शब्दों को पास पास मिलाना, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं बताता हूँ कि 2 शब्दों को ऐसे पास बिठाना कि जिनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो। नीचे देखेंगे कि जब परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर जब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, तब इस मेल को समास कहते हैं। अब देखिए, विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाना, ये आप कैसे समझेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, जैसे सबसे नीचे, पहले ये सब छोड़ दीजिए, सबसे नीचे आइए। जैसे यहाँ लिखा है ना कि यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। अब ये जो के है ये इसकी विभक्ति है, आपने कारक पढ़ा है, तो इस विभक्ति को हटा दिया। अब ये कौन सा समास है, क्या समास है, ये आगे की बात है, लेकिन आप इसको यहाँ पे ऐसे समझिए। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसका जो समास शब्द है, समस्त शब्द है, वो है रसोई घर। रसोई के लिए घर, ये इसकी सामासिक विग्रह है। कौन सा समास है, कौन सी इसमें विभक्ति का समास है, ये हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आप इस बात को यहाँ पे समझिए कि समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, माने छोटा करना। जब हम वाक्य के एक ऐसे वाक्य को जिसका अर्थ एक शब्द से हमें मिल सकता है, तो हम इतना बड़ा वाक्य क्यों लिखें, यही समास है। इधर आगे देखिए इसमें कि परस्पर मिले हुए शब्दों को समस्त पद अर्थात समास किया हुआ या सामासिक शब्द कहते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में लिखा होता है कि सामासिक पद बनाएं या समास बनाएं। ध्यान रहे, आप लोग बहुत भूलते हैं इस बात को कि समास विग्रह क्या है। तो जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि होती है, तो संधि माने संधि पूरा शब्द हो गया। विद्यालय, ये संधि है। विद्या प्लस आलय, ये संधि की विग्रह है। तो ऐसे ही यथाशक्ति, यहाँ पे दिया हो यथाशक्ति, ये समस्त पद है, ये समास हो चुका है। और यहाँ दिया है शक्ति के अनुसार, ये क्या है, सामासिक विग्रह। ठीक है, तो इस चीज को आपको ऐसे समझना होगा। आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए, समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से 2 पद होते हैं, ये आपको हम बताते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण की तरह विद्यालय, जो विद्यालय का जब आप सामासिक विग्रह बनाएंगे तो बनेगा विद्या के लिए आलय। इसमें जो विद्या शब्द है वो पूर्व पद कहलाएगा क्योंकि वो पहले है, और आलय जो है वो उत्तर पद पहले कहलाएगा क्योंकि वो बाद में है। अब देखिए, मैं यहाँ संधि नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रहे, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। संधि समास में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वो मैं आपको इस पूरे टॉपिक के बाद बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या है कि के लिए एक विभक्ति है। देखो, अभी मैंने विभक्ति की बात की थी, तो यहाँ पे के लिए विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, कहाँ है, ये सब आपको पता है मैं, लेकिन फिर भी आगे बताऊंगा। जब समास बन जाता है उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया था।
और जब यह वाक्य के रूप में होता है तब उसे सामासिक विग्रह कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसे फिर भी पढ़ लीजिएगा। समास के प्रकार, अब आप यहाँ देख रहे हैं समास के प्रकार। समास के यहाँ मुख्यतः 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं, वो आपको बाद में आगे हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, भृगु समास, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जो पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? ठीक है, अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान का अर्थ क्या बताया मैंने आपको कि जो पहला पद होगा तो पहला पद प्रधान का अर्थ है कि जो पहला पद होगा, शब्द में जो पहला पद होगा, मैंने बताया पहला पद मीन्स पूर्व पद जो होगा वो प्रधान होगा। अब वो प्रधान कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। आगे क्या है देखो, ये क्या पूर्व पद अव्यय होगा। अब प्रधान का मतलब तो होता है कि उस पूरे शब्द का जो मुख्य अर्थ जो निकलेगा वो उस पहले पद पर निकल आएगा। अर्थ का अर्थात माने कि आपको अव्ययीभाव की पहचान करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो आप सिर्फ उस पहले पद की पहचान कर लें, आपको पूरा अव्ययीभाव समझ में आ जाएगा। तो वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। सवाल बनता है कि अव्यय क्या है? तो आपने अव्यय पढ़ा है 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में भी पढ़ा है। अव्यय होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं, आप जानते हैं फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, काल, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, जैसा कि समुच्चय बोधक, जैसे कि क्रिया विशेषण, जैसे कि संबंध बोधक। ठीक है, इसीलिए जब क्रिया विशेषण की बात हम जब करते हैं तब क्रिया विशेषण का कार्य, ये जो अव्यय जो भाव समास होता है ना, ये खुद अपने आप में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। माने क्या कहीं आपको क्रिया विशेषण प्रयोग करना होता है तो वो खुद अपने आप में अव्ययीभाव समास भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे क्रिया विशेषण अव्ययीभाव समास होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे आइए, उदाहरण के बाद आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि उपसर्ग सभी अव्ययी होते हैं। ये जितने भी आप उपसर्ग सुनते हैं ना, जितना आपने हिंदी में 9th में उपसर्ग पढ़े हैं ना, संस्कृत में उपसर्ग अगर आपने पढ़े होंगे 8th में, वो सारे अव्यय में ही काउंट होंगे। यही कारण है जो शब्द उपसर्गों के द्वारा बनते हैं वे भी अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि वो उपसर्ग से बने हुए हैं। और जैसे उपसर्ग अव्यय में जुड़ जाएगा या किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा, उसको वो अव्ययीभाव समास बना देगा और वो खुद अव्यय बन जाएगा। अब समास के लायक अगर वो शब्द होगा तो समास भी बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक पहचान बताता हूँ मैं आपको अव्ययीभाव समास की बहुत सरल तरीके से। यदि समस्त पद के आरंभ में, देखिए समस्त पद मैंने पहले ही बता दिया आपको डेफिनेशन, समस्त पद मीन्स समास, जिस शब्द का समास हुआ है। तो समस्त पद के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, बे, उप, यावत, अधि, अनु इत्यादि, माने ऐसे जो उपसर्ग लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे इत्यादि अर्थ है यहाँ पे और भी सारे हैं। ऐसे जो शब्द समास के अगर पहले लग जाते हैं, समस्त पद पे पहले लगे होते हैं, वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित उदाहरण देखिए आप। देखिए उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, और उदाहरण के बाद मैं आपको इनकी एक विशेषता और बताऊंगा। पहले उदाहरण देख लेते हैं। यथारूप, देखिए यथा शब्द जो है ये है पहला शब्द अव्यय। यथारूप ये पूरा समास पद है, ये इसका जो सामासिक विग्रह होगा रूप के अनुसार। यथा का अर्थ होता है अनुसार। ठीक है, यथा का क्या अर्थ होता है? अनुसार। यथारूप, रूप के अनुसार। दूसरा उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पहचान बताई थी, यहाँ पे यथा शब्द है, बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे आगे मैं जो उदाहरण आपको देने वाला हूँ वहाँ पे सारे वही है, ऐसा नहीं है। आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, आपके पास जो 9th की ग्रामर की बुक है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। कुछ उदाहरण यहाँ से मैच कर सकते हैं और कुछ हो सकता है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य उदाहरण है उनको आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। और कुछ इसमें विशेष है नहीं है, लेकिन जो है इसको आपको समझना होगा।
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये इसकी सामासिक विग्रह है। भरपूर, अब ये देखिए भर, ये भर क्या है, ये हिंदी शब्द है। देखिए यथा तो जो था वो संस्कृत का था, लेकिन ये भरपूर जो है ये शब्द हिंदी का है। तो भर जो शब्द है किसके लिए है, भरा हुआ होने के लिए, तो भरपूर। देखिए अव्यय की अभी एक मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि ये पूर्व पद प्रधान समास है। पूर्व पद प्रधान का अर्थ है कि जो पहला शब्द जो होगा, समस्त पद का जो पहला शब्द होगा वही क्या होगा, प्रधान होगा, माने उसी से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आपने देखिए यथारूप देखा आपने कहीं पे, और यथा आपको पहला शब्द अव्यय मिल गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको लगाना है कि ये अव्ययी भाव समास है। अव्यय समास नहीं होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए दूसरा शब्द रातों रात, रात ही रात, ये भी इस तरह के जो शब्द, अब इसमें कहीं अव्यय नहीं, सॉरी इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन ये अव्ययी शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इस प्रकार के शब्द जो जिसमें क्या बोलेंगे इनको रिपीटेशन वाले जो शब्द हैं वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। इससे संबंधित एक नियम है, मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। निरंध्र, ये है रंध्र से रहित। दूसरा है आजन्म, जन्म से लेकर। अब देखिए आजन्म जो है, आ शब्द जो है ना वो पर्यंत और लेकर जो ना अंत तक, तो ये इस अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ है। देखिए उससे पहले मैं आपको छोटा सा नियम और बता देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अव्ययी भाव समास जो होता है वो अनेक अर्थों में समास होता है इसका। देखिए अव्ययी भाव काफ़ी बड़ा समास है, इसको आप इतनी आसानी से समझने के लिए आपको थोड़ा समय तो देना होगा। तो अव्ययी भाव समास कई अर्थों में, अलग अलग अर्थों में होता है। देखो अभी तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दे ही दिए, अब उन उदाहरणों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि आखिर उनमें ये अव्ययी भाव समास किस किस आधार पर हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये पहली हेडलाइन आप देखो कि अव्ययी भाव समास जो है ना वो अनेक अर्थों में होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि कई अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। जो मैंने बता दिया कि पूर्व पद प्रधान है या सिर्फ उपसर्ग है, ऐसा नहीं है, इसके आगे की भी कहानी है। तो ये जो है ना पहला एक नियम देखो कि से लेकर ऑब्लिक तक अर्थ में, अर्थ मीन्स मीनिंग में, से लेकर और तक मीनिंग में अव्ययी भाव समास होता है। आजन्म, जन्म से लेकर, अभी मैं उदाहरण बताया था ना मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में, ये देखो आजन्म, जन्म से लेकर, ये आया ना। तो ये जो है ना तक अर्थ में, पर्यंत अर्थ में हुआ है। आकंठ, कंठ का अर्थ होता है, आकंठ मीन्स कंठ तक भरा हुआ, तो ये जो है ना पूर्ण अर्थ में है, से लेकर अर्थ में, तक अर्थ में। दूसरा क्या है, क्रम, सीक्वेंस अर्थ में, जब हम किसी क्रम की बात करते हैं। अनुज्येष्ठा, अनुज्येष्ठा मीन्स अनुज्येष्ठ बड़े से छोटा, जस्ट बड़े से छोटा, तो ये क्रम हो गया, सीक्वेंस हो गया। दूसरा क्या है, के अनुकूल, के अनुसार। अभी जो के शब्द है थोड़ा इसको हिडन समझो, मान लीजिए कि ये नहीं है तो अर्थ देखो अनुकूल और अनुसार, अनुसार के अर्थ में और अनुकूल के अर्थ में। अनुकूल में होता है अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग, अनुकूल मीन्स अकॉर्डिंग, और अनुसार का भी अर्थ एक अकॉर्डिंग ही होता है। शब्द है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अभी पीछे आया था ये शब्द, अभी हमने जब उदाहरण देखे थे। दूसरा है यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार। मैं कहते हैं ना कि आप यथाशक्ति दान करें, तो यथाशक्ति माने जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार दान करें। तो शक्ति यहाँ पर ताकत नहीं है, शक्ति मीन्स आपकी विल पावर है, ठीक है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार दान करें, सामर्थ्य के अनुसार भोजन करें, या फिर सामर्थ्य के अनुसार किसी की सहायता करें, ठीक है। तो सामर्थ्य के अनुसार। अब देखिए मैंने अभी आपको सबसे पहले बात बताई थी समास के शुरुआत में कि समास एक्चुअल में है क्या। तो समास वास्तविकता में वाक्यों का संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण मीन्स छोटा करना, वाक्य को छोटा करना, या वाक्य की उन विभक्तियों को हटा देने के बाद भी वाक्य का वही अर्थ रहे, वही समास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामर्थ्य के अनुसार के एक विभक्ति को हटा दिया और उसके बाद हमने यथा सामर्थ्य लिख दिया, के अनुसार के अर्थ की जगह हमने यथा लिख दिया, तो क्या इसके अर्थ में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। यही समास है। समास की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पढ़े समास, क्लास 10th में समास पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? तो इसका जवाब बच्चों ये है कि आप जो अनुच्छेद लेखन करते हो ना, निबंध लेखन करते हो ना, जो हम कोई भी रचनात्मक कार्य करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शब्द सीमा दी जाती है 125, 150
समास इत्यादि शब्द सीमा दी जाती है। तो वहाँ क्या आप ये ऐसे बड़े लंबे लंबे सेंटेंस थोड़ी ना लिखोगे, वहाँ पे हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो आपकी विद्वानता को स्पष्ट करे, इंटेलेक्चुअलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तो वही तो असली रचनात्मक कार्य होता है। इसी वजह से हम समाज को कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, जिससे हम अपने रचनात्मक कार्य को बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों पर प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके और भी क्या बोलेंगे इनको, इसके और भी फॉर्म्स हैं। माने ये अभिभाव समास और कहाँ कहाँ होता है तो ये देखना होगा आपको। वीप्सा, वीप्सा माने होता है आवृत्ति। नाम से तो ऐसा लग रहा है वीप्सा किसी राक्षसी का नाम होगा, नहीं। तो वीप्सा क्या है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। वीप्सा संस्कृत का शब्द है, ठीक है, आवृत्ति। तो आवृत्ति में क्या होता है, प्रतिदिन। अभी जो शब्द आया था रातों रात, वो इसमें नहीं आ रहा है, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। प्रतिदिन, तो जो प्रति वाले शब्द आएंगे, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, और भी जो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, अभी मेरे दिमाग में नहीं आएंगे, सामने लिखे होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या, प्रतिदिन की जो क्या बोलेंगे, सामासिक विग्रह। प्रतिदिन की जो सामासिक विग्रह दो तरह की बन सकती है, दिन दिन भी बन सकती है और प्रत्येक दिन में भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन ये दिन दिन जो है ना, ये ज़्यादा उचित नहीं है, उचित सबसे ज़्यादा अच्छी यही मानी जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या हो ना, बहुत विद्वान बच्चे हैं हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में बहुत विद्वान बच्चे हैं, उनको पढ़ाएंगे हम अव्ययभाव समास, तो वो लिख के आएंगे तत्पुरुष समास। तो मैं ये कहता हूँ, ये तभी संभव हो पाएगा, आप समास को तभी अच्छे समझ पाएंगे जब आप इनके उदाहरणों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेंगे। कुछ समझना नहीं है, इसको देखना है, इसको फिर इसके जो यहाँ पे हमने दे रखा है कि अभिभाव समास किन अर्थों में हुआ है, फिर उस हिसाब से देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। 2-3-4 बार देखेंगे, याद हो जाएंगे, और इसको बार बार समझ करके से आप अगर अभ्यास करते रहेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या है। इसके बाद है के योग के अर्थ में। के योग के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, के योग के अर्थ में, यस, के योग के अर्थ में यूज हो रहा है अनुरूप। तो रूप के योग्य, रूप के योग्य। के योग्य का अर्थ असल में क्या है, देखो कि योग्य मीन्स उसके लायक। तो जैसे कोई बोलते हैं ना कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, ये चीज़ मेरे अनुरूप नहीं है। एक तो अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं आप इसको, एक अर्थ में अकॉर्डिंग भी बोला जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये के योग्य का एक अर्थ हो गया, इसमें भी अव्ययभाव समास लगता है। अब यहाँ पे अव्ययभाव समास लगने के दो कारण हैं। देखिए, के योग्य की वजह से यहाँ पे अनुशब्द है ना, और ये संस्कृत का एक उपसर्ग शब्द है, ठीक है। उपसर्ग कितने हैं मैं और इसे आगे बता दूंगा। पूरे संस्कृत में 21 हैं, और जो हिंदी के हैं वो तो आपकी बुक में दिए हुए हैं। वैसे बुक में ही, आपकी ग्रामर बुक में भी उपसर्ग के वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे उपसर्ग दे रखे हैं। उनसे बनने वाले सभी शब्दों में अव्ययभाव समास होगा। सभी शब्द का अर्थ मतलब उनसे अगर कोई शब्द ऐसा बन रहा है जिसमें समास है। आगे बढ़ते हैं। अभाव, अभाव के अर्थ में भी अव्ययभाव समास लगता है। निर्जन, निर्जन का मतलब है जनों का अभाव। ये मतलब हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, सामासिक विग्रह। निर्जन का है जनों का अभाव, वो है निर्जन। दूसरा शब्द है निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, देखिए मक्षिक जो है संस्कृत का शब्द है। मक्षिक मीन्स मक्खी, मक्षिक का अभाव, निर्मक्षिकम। मक्षिक का अभाव होता है निर्मक्षिकम। तो यहाँ अभाव से समझ में आ गया। अब आइए सबसे लास्ट पॉइंट आता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, ये मात्रा कट गई है, इसको आप इंग्लिश में देखिए रिपीटेशन। मैं जो जिस बात पे बात कर रहा था रातों रात वाली, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास किस आधार पे लगा है, तो पुनरुक्ति, रिपीटेशन, ठीक है। बहुत सारे सवाल तुरंत आपके दिमाग में आ गए होंगे, अरे इसमें तो कोई अव्यय लग नहीं रहा, ऐसे कैसे अव्ययभाव समास लग गया। तो ये आपके लिए पुनरुक्ति, रिपीटेशन जहाँ पे आएगा, जहाँ पे शब्दों में रिपीटेशन आएगा। हाथों हाथ, हाथी हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, धीरे धीरे, धीरे ही धीरे। एक सवाल यहाँ बहुत अच्छा बनता है बच्चों, बहुत सारे विद्वान बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि माता पिता, उसमें योजक चिन्ह लगा है। अब वो बोलेंगे सर फिर तो ये द्वंद्व समास का ना होकर के अव्ययभाव समास का होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास की कॉन्सेप्ट अलग है। द्वंद्व समास की कॉन्सेप्ट है कि दो ऐसे शब्द होंगे जिनमें एक संबंध होगा। यहाँ पे संबंध नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन है। एक ऐसा शब्द जो रिपीट हो रहा है, वहाँ पे अव्ययभाव समास। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, सबसे सिंपल। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि समास एक बहुत ही कहेंगे
सरल एक विषय है, लेकिन हाँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है तो ये समस्या बन करके उभरता है। उदाहरण के तौर पर देखें, एक प्रत्याशा, देखिए ये यहीं से एक शब्द आया जो अभी मैंने प्रत्येक वर्ष से आया था ना, प्रति, तो आशा के बदले आशा। अब प्रति का अर्थ आप समझ सकते हैं कि वैसे बदले प्रति का अर्थ नहीं है, प्रति का अर्थ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्रिया, तो क्रिया का एक शब्द बना प्रतिक्रिया, तो माने क्रिया मीन्स एक्शन और प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, माने एक ऐसा कार्य जो उसके तुरंत बाद उसको रिप्लाई में जो मिलेगा, तो वो शब्द अर्थ जो है वो प्रति के लिए है। तो आशा के बदले आशा, किसी ने आपसे आशा की तो बोलते ना कि मुझे उससे बहुत आशा है, ये सेंटेंस अलग है। उसने बोला कि सेंटेंस है कि मुझे तुमसे बहुत प्रत्याशा है, तो प्रत्याशा का मतलब मुझे तो तुम्हारी जो आशा है ना उसके बदले आशा है कि तुम ऐसा कार्य करोगे। जैसे मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे, तो आपको मेरे प्रति प्रत्याशा है कि मैं आपको फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा, तो ये प्रत्याशा का उदाहरण हो गया। ऐसे शब्दों के अर्थों को समझेंगे तभी अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन इत्यादियों में प्रयोग कर पाएंगे। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का अर्थ है क्रिया से प्रेरित क्रिया। फिर से बता दूं, अर्थ नहीं है, अर्थ तो है ही लेकिन समासिक विग्रह भी है। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया, सकुशल, कुशलता के साथ, ठीक है। ये ऐसे ही अतिरिक्त उदाहरण है और आगे भी इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अव्ययीभाव समास में ये चीज़ है। अगर आप एक बार और देखना चाहते हैं तो मैं पीछे आपको ले चलता हूँ। अब देखते हैं दोबारा जो हमने छोड़े हुए थे। यहाँ देखें प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, ठीक है। प्रत्युत्तर, देखिए उत्तर क्या होता है, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर है, ठीक है। अब प्रत्युत्तर क्या होगा, उस उत्तर में भी एक कोई सवाल अगर छिपा हुआ है उसका मैं आपको तुरंत आंसर दे दूं, उत्तर के बदले उत्तर आपको मैं दे दूं, तो वो जो है ना वो प्रत्युत्तर कहलाएगा। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, यथार्थ बोलते ना कि यथार्थ की बातें करो, माने अर्थ के अनुसार बातें करो, माने जो मीनिंगफुल बातें हों उसके अनुसार बातें करो, बकवास मत करो। आकंठ बता दिया था, कंठ तक, यथा योग्य, जितना योग्य, प्रतिक्षण, प्रत्यक्षण, ध्यान रहे ये अर्थ नहीं है, ये सामासिक विग्रह हैं। अनुदिन, दिन पर दिन, ये आगे आपका रिपीटेशन में भी आ सकता है, दिन के बाद दिन भी आ सकता है। आमरण, मरने तक, ये पर्यंत अर्थ तक आ गया। आजीवन, जीवन पर्यंत आ गया। भरपेट, ये भरपूर की तरह ही भरपेट है, पेट भर। दिनों दिन, दिन पर दिन। सब प्रसंग, प्रसंग के साथ। ये सारे आपने उदाहरण देख ही लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप अव्ययीभाव समास को यहाँ पे स्पष्ट समझ सकते हैं। आगे का अव्ययीभाव समास के बाद हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। धन्यवाद। बच्चों, जो आप जो लोग नोट्स बना रहे हो उसमें आप ये पूरे सारे उदाहरण लिखोगे, इसमें ये ज़्यादा नहीं है, आपको देखने में शायद ज़्यादा लग रहे होंगे, ठीक है। अव्ययीभाव समास के ये वाले, इस वाले पेजेस को आप लिखेंगे। अव्ययीभाव समास में अनेक अर्थों में समास होता है, ये वाले उदाहरण आप सारे लिखेंगे। पीछे वाली स्लाइड के इसमें से 4 या 5 उदाहरण आप लिख सकते हैं, उनमें से जो वहाँ पे कॉमन ना हो। बाकी का आप इस पेज को भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। और आपको कौन सा पेज नहीं लिखना है, चलिए इसमें तो सभी पेज आपको लिखने हैं, ये वाला नहीं लिखना है जिसमें कट का निशान है, ये पेज आपको नहीं लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये पेज आपको नहीं लिखना है, इसमें कट का निशान लगा हुआ है।